देखिए, आज हम जुडिशरी सिस्टम या हमारे यहाँ पे जो न्यायिक व्यवस्था है या न्यायपालिका है उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप लोगों को पहले ही बता दिया था कि हमारे जो गवर्नमेंट है यानी जो सरकार है या जिसको शासन व्यवस्था कहते हैं, उसके तीन अंग होते हैं, यानी थ्री उनके पार्ट होते हैं। एक को कहते हैं लेजिस्लेटिव, एक को कहते हैं एग्जीक्यूटिव और एक को कहते हैं जुडिशरी। यानी एक को कार्यपालिका कहते हैं, एक को विधायिका कहते हैं और एक को न्यायपालिका कहा जाता है। आपको राष्ट्रपति के रूप में और प्रधानमंत्री के रूप में आपको बताया था कि ये एग्जीक्यूटिव ऑफिसर है, ये एग्जीक्यूटिव के काम करते हैं। और हमारे जो संसद है, ये क्या है, लेजिस्लेटिव यानी विधायिका के रूप में काम करते हैं। नहीं, विधायिका का मतलब होता है जहां पे कानून बनता है, और एग्जीक्यूटिव का मतलब होता है जो कानून बना है उसको इम्प्लीमेंट कैसे किया जाए। और जो हमारे जुडिशरी सिस्टम है या जो न्यायपालिका है, इनका मेन काम होता है कि जो कानून बना है और जो कानून लागू किया जा रहा है या लागू किया गया है वो संविधान सम्मत है कि नहीं, यानी अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन है कि नहीं। अगर कोई भी लॉ या कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग नहीं है, उनके अनुसार नहीं है, तो न्यायालय क्या करते हैं, उन कानून को रद्द कर सकते हैं। इसलिए आपको बताया था कि जो न्यायालय है उनके पास क्या होता है, उनको क्या कहते हैं, संविधान का गार्जियन कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि संविधान में अगर कोई भी गलत चीज अगर इंट्रोड्यूस की जाए तो उसको हटाने का काम किसका है, न्यायपालिका है। जैसे घर में कोई गार्जियन होता है, तो जो भी गलत होते हैं सदस्य करते हैं, तो उनको ठीक करने का, उनको जस्टिफाई करने का काम कौन करता है, गार्जियन करते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन का हमारा गार्जियन कौन है, यानी संरक्षक कौन है, वो हमारे न्यायपालिका है। अब ये जो न्यायपालिका है इसके बारे में थोड़ा जान लीजिएगा कि हमारा जो न्यायपालिका है वो कैसा है। जो हमारे एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका और विधायिका यानी लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव से क्या है, ये स्वतंत्र निकाय है, मतलब इसके अंतर्गत काम नहीं करेंगे। देखिए, अगर हमें एग्जीक्यूटिव या जुडिश लेजिस्लेटिव को अगर जुडिशरी पावर दे दिया जाए तो वो निरंकुश हो जाएगा। अब बोले कैसे निरंकुश हो जाएगा? अगर एक ही व्यक्ति के पास कानून बनाने का भी शक्ति हो, कानून को लागू करने का भी शक्ति हो और कानून का जांच करने का भी शक्ति हो, तब क्या होगा, लोकतंत्र कहाँ रह जाएगा। इसलिए न्यायपालिका को फ्रीडम रखा गया है कि ना तो उसमें जुडिशरी का, ना तो उसमें लेजिस्लेटिव का प्रभाव रहेगा, ना तो उनमें आपका जो एग्जीक्यूटिव है उसका प्रभाव रहेगा। ऐसे नहीं होते तो न्यायिक जो निष्पक्षता वो खत्म हो जाता है। देखिए, आज भी भारत के जनता या जो अब लोग हैं सरकार पर उतना विश्वास नहीं करते जितना न्यायपालिका पर करते हैं। चाहे सरकार किसी भी पार्टी का रहा हुआ है, आम जनता से पूछ लीजिएगा, उनको सरकार से ज्यादा क्या न्यायपालिका पर भरोसा ज्यादा होता है। अब बोले ऐसा क्यों होता है? क्योंकि न्यायपालिका क्या है, फ्रीडम है। क्योंकि सरकार क्या होते हैं, फ्रीडम नहीं है। क्योंकि सरकार को जीतना आवश्यकता होता है, चुनाव में जाना आवश्यकता होता है, और चुनाव जीतने के लिए बहुत सारे अनैतिक कार्य भी करते रहते हैं या होते हैं। और उससे क्या होता है कि सभी जनता को खुश नहीं रख सकते कुल मिला के। तो हमारे न्यायपालिका जो क्या है, कार्यपालिका और विधायिका से अलग है। आप लोग बता सकते हैं कि हमने एक आर्टिकल पढ़ा था जिसमें यह बताया गया था कि हमारा जो न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से अलग होंगे, मतलब उनके प्रभाव में नहीं होंगे। उस आर्टिकल को आप लोग बता दीजिएगा, आप लोग हम लोग पढ़े हैं, ठीक है। अब देखते हैं आप लोग कितना रिवीजन करते हैं, इसका भी मालूम चल जाएगा। किस आर्टिकल में बताया था कि कार्यपालिका और जो विधायिका है वो न्यायपालिका से अलग होगा। दूसरी एक चीज, जो न्यायपालिका है, देखिए न्यायपालिका क्या करता है, जो विधायिका होता है उसका द्वारा, देखिए विधायिका आपको होता है कि कानून का निर्माण करते हैं, और कार्यपालिका क्या होता है, उसका निष्पादित या इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसकी की व्याख्या, कानूनों की क्या है, व्याख्या या एक्सप्लेनेशन करने का काम किनका है, न्यायपालिका है। तो ये न्यायपालिका का थोड़ा सा परिचय है कि न्यायपालिका होता क्या है, न्यायपालिका होता क्या है, इसके बारे में ये थोड़ी सी जानकारी है। आगे देखते हैं। थोड़ा इसका ऐतिहासिक विवरण हम लोग देख लेते हैं, थोड़ा सा इसको भी जानना बहुत जरूरी है।
देखिए, हमारे जो प्राचीन काल की अगर बात हम करें, प्राचीन काल में भारत में एक ग्रंथ का नाम सुने होंगे, मनुस्मृति। ये एक स्मृति ग्रंथ है, ये बहुत बाद में लिखी गई है, ईसवी शताब्दी के आसपास इसको लिखी गई है। जो मनुस्मृति है, हमारे देश में अंग्रेजों के यहाँ आने और यहाँ पे आधुनिक न्याय व्यवस्था को स्थापित करने से पहले हमारे यहाँ पे जो भी न्याय व्यवस्था था वो मनुस्मृति के अनुसार था। इसको ध्यान रखिएगा। तो मनुस्मृति को कोई धार्मिक किताब मत मानिएगा। ये धार्मिक किताब नहीं है, बल्कि क्या है, ये कानूनी किताब है। मनुस्मृति धार्मिक किताब नहीं है। अगर लोग गलत इसका इस्तेमाल करते हैं कि धार्मिक किताब है, ऐसा कुछ नहीं है। बल्कि क्या है, ये लॉ बुक है। जैसे आजकल जो हमारा लॉ बुक है, संविधान है, वैसे ही संविधान के रूप में इसको मनुस्मृति मान सकते हैं कि इसमें क्या है, परिवार, समाज, दंड संहिता, इन सारे के बारे में क्या अलग अलग प्रावधान है। इसको ध्यान रखिएगा। कौन है, मनुस्मृति। उसके बाद श्रुति होता है, स्मृति ग्रंथ होता है, इसको ध्यान देगा। तो मनुस्मृति क्या है, भारत का सबसे प्राचीन कानूनी ग्रंथ है, इसको याद रखिएगा। और मनुस्मृति कोई धार्मिक बुक नहीं है, इसको भी आप लोग ध्यान रखिएगा। लोग क्या होता है, सुनते ज्यादा है, पढ़ते नहीं है। आप लोगों ने देखा होगा जितने भी श्लोक वगैरह है ना, उसमें लिखा रहता है कि सुनिए मत, पढ़िए। अगर आप लोगों ने हनुमान चालीसा पढ़े हैं या सुने हैं, तो उसमें देखिएगा बोलता है कि उसको पढ़ने के लिए बोलता है, सुनने के लिए नहीं बोलता है। तो पहले लोग पढ़ते थे, इसलिए लोगों के पास क्या था, ज्यादा तार्किक बातें होती थी। आजकल तार्किक बात क्यों नहीं है, क्योंकि लोग सुनना ज्यादा पसंद करता है, पढ़ना कम पसंद करता है, किताबों को बहुत कम पढ़ना चाहता है। उसका भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। धन्य देखिए, ये तो क्या है, मनुस्मृति हो गया हिंदुओं के लिए। और जो मुसलमान थे उनके लिए क्या था, एक बुक का नाम आप लोगों ने सुना होगा, शरीयत। शरीयत का नाम सुना होगा। देखिएगा, जो कुरान है ना, वो कानूनी ग्रंथ नहीं है, कुरान धार्मिक ग्रंथ है। जो आपका शरीयत है, ये जो शरीयत है, ये मुसलमानों का क्या था, ये मुस्लिमों का क्या है, धार्मिक ग्रंथ नहीं बल्कि कानूनी ग्रंथ है। जो आज भी जो वक्फ बोर्ड वगैरह आप लोग सुनते होंगे, या मुस्लिम जो शादी वगैरह होते हैं उनमें जो नियम कानून होते हैं ना, वो शरीयत के अनुसार होता है। और हिंदुओं में कैसा था, मनुस्मृति के अनुसार। अभी ये उत्तराखंड में जब ये यूसीसी लागू हुआ, तो शरीयत को भी क्या है, हटा दिया गया। तो ये कुरान हो गया, ऋग्वेद हो गया, उसके बाद रामायण महाभारत हो ना, ये धार्मिक बुक है। मनुस्मृति, शरीयत, ये धार्मिक बुक नहीं है। लोग उसको धार्मिक मान्यता के रूप में लोग मानते हैं, वो अलग बात है, लेकिन ये धार्मिक बुक नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। तो आजादी से पहले हमारे देश में, आजादी कह रहा हूँ, अंग्रेजों के आने से पहले हमारे देश में मनुस्मृति और शरीयत के अनुसार क्या होता था, यहाँ पे न्याय व्यवस्था होता था। जैसे मुफ्ती हो गया, या जो उस समय के काजी वगैरह होते थे, वो न्याय करते थे। अब देखिएगा, हमारे देश में सबसे पहले 1773 ईस्वी में एक रेगुलेटिंग एक्ट आता है, और इसी के आधार पर एक नियम आता है जिसको कोड ऑफ जेंटू कहा जाता है, या कोड ऑफ लॉ कहा जाता है इसको। जेंटू एक शब्द है, कोड ऑफ लॉ कहा जाता है। ये कोड ऑफ लॉ के माध्यम से भारत में पहली बार, जिसको कहते हैं आधुनिक न्याय व्यवस्था, शुरू हुआ। मॉडर्न जुडिशरी सिस्टम, आधुनिक न्याय व्यवस्था शुरू हुआ। देखिए, पुराने न्याय व्यवस्था और आधुनिक न्याय व्यवस्था में क्या अंतर है, पहले समझ लीजिए। देखिए, पुराने न्याय व्यवस्था में क्या होता है कि हम पहले से किसी व्यक्ति को या किसी वर्ग को हम एक कैटेगरी वाइज करके फिर न्याय करते हैं, ठीक है। लेकिन आधुनिक न्याय व्यवस्था में क्या होता है, जो न्याय होता है उसमें क्या होता है, किसी व्यक्ति को कैटेगराइज नहीं होता है, बल्कि उनके जो कृत्य होते हैं, कृत्य मतलब उनके जो वर्क होते हैं, उसी के आधार पर उनको सजा दे। जैसे क्या होता है, आज अगर एक शूद्र, शूद्र कैसे, शूद्र दलित कहते हैं, एससी एसटी कह सकते हैं, वो लोग अगर हत्या करते हैं और एक ब्राह्मण अगर हत्या करते हैं, तो दोनों को क्या है, सामान्य सजा मिलेगा, चाहे जो भी हत्या हो। तो दोनों को क्या मिलेगा, एक जैसा न्याय व्यवस्था मिलेगा। लेकिन प्राचीन काल में ऐसा नहीं था, मनुस्मृति या उनके अनुसार ऐसा नहीं था। उसमें था कि अगर शूद्र ने अगर कोई हत्या की है ब्राह्मणों का, तो शूद्र को ज्यादा
क्या मिलेगा? सजा मिलेगा। और ब्राह्मण ने अगर किया तो उनको कम मिलेगा, उनको देश निकाला जा सकता है या समाज से बहिष्कृत कर सकते हैं। उनको प्राण से नहीं मारते हैं, मारते थे पहले, समझ लिए। तो ये क्या था, पहले से एक क्या धारणा बनी हुई थी कि हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। लेकिन वर्तमान में जो न्याय व्यवस्था, जिसको आधुनिक न्याय व्यवस्था करते हैं, इसमें क्या होता है, हर किसी प्राणी को एक व्यक्ति माना जाता है, और हर व्यक्ति का कुछ नेचुरल जस्टिस होना चाहिए, यानी प्राकृतिक न्याय होना चाहिए। किसी कुल में जन्म लेने से पहले उन्होंने क्या है, एक मानव के रूप में जन्म लिया है। इसको पहले ध्यान रखना बहुत जरूरी है। चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो, कि उन्होंने कौन से वर्ग या धर्म में जन्म लिया, इसका कोई मैटर नहीं, बदले वो क्या है, एक व्यक्ति है। और एक व्यक्ति के रूप में उनके पास क्या राइट होना चाहिए, वो राइट पहले एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। इसका बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको कहते हैं नेचुरल जस्टिस। नेचुरल जस्टिस बहुत जरूरी है। लेकिन क्या होता है, अभी भी हमारे समाज में इतना नहीं है, हो नहीं पाते हैं। हर जगह आप लोग देखते, न्यूज में आ जाते हैं, कई दलितों को घोड़े में चढ़ने से, उधर ज्यादा मंदिरों में जाने से रोक देते हैं। फिर भी आज भी क्या है, कुछ लोग करते हैं। अब करते हैं तो उसको रोकना चाहिए। देखिए, 1973 में जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, उसके आधार पर सबसे पहले हमारे कलकत्ता में क्या है, एक सुप्रीम कोर्ट बनाया गया था, जिसको सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता है। तो ये कलकत्ता का जो सुप्रीम कोर्ट है, सबसे पहले रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में लाए हैं। और कहाँ बनाया गया था? कलकत्ता बनाया गया था, क्योंकि कलकत्ता उस समय अंग्रेजों की क्या थे, राजधानी थी। ध्यान दीजिएगा। उसके बाद सबसे बड़ा उच्च न्यायालय अधिनियम आया। उच्च न्यायालय अधिनियम, जिसको हाई कोर्ट एक्ट कहते हैं, ये 1861 है। इसके आधार पर सबसे पहले कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया। कलकत्ता हाई कोर्ट बनाया गया। अगर आपसे पूछा जाए कि भारत का सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है, तो ये कलकत्ता हाई कोर्ट है। और सर्वोच्च न्यायालय कब बनाया गया था? रेगुलेटरी एक्ट के आधार पर 1773 में बनाया गया। और भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय है, यानी हाई कोर्ट है, वो है आपका, सबसे बड़ा जो हाई कोर्ट है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट है। ध्यान दीजिएगा। और सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? ये कलकत्ता है हाई कोर्ट है। वर्तमान में देखिए, हाई कोर्टों की जो संख्या है भारत में 25 है। कोई जरूरी नहीं है कि हर राज्य के लिए अलग सा हाई कोर्ट हो। दो या दो से अधिक राज्य के लिए भी एक हाई कोर्ट हो सकता है। इसको ध्यान रखिएगा। तो सबसे पुराना हाई कोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाई कोर्ट है। और सबसे पहले 1773 में रेगुलेटरी एक्ट के तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया था। और इसमें कानूनों को, पहली बात क्या है, उसको क्रमबद्ध, यानी उसको ड्राफ्टिंग किया गया था, जिसको नेचुरल जस्टिस के आधार पर किया गया था। और मनुस्मृति और शरीयत के जो नियम थे, उनको समाप्त कर दिया गया था। अब देखिए, हमारी कुछ न्यायपालिका कुछ विशेषताएं हैं, इसको भी याद रखिएगा। देखिए, हमारा जो न्यायपालिका है बहुत प्राचीन न्यायपालिका के रूप में है, क्योंकि हमारे यहाँ पे मनुस्मृति से लेके उस समय के न्याय व्यवस्था से लेके बहुत पुरानी है, यानी 2000 साल से भी पुरानी व्यवस्था है। इसको देखना पड़ेगा। हमारा जो न्यायपालिका है वो एकीकृत है, यानी इंट्रीग्रेटेड न्यायपालिका है। इंट्रीग्रेटेड का मतलब क्या होता है? देखिए, हमारे वहाँ पे सबसे ऊपर क्या है, सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है? दिल्ली में है। सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के नीचे क्या, जितने भी हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट के नीचे क्या होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी बहुत अलग अलग होता है। और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से नीचे जाएंगे तो इसमें विलेज कोर्ट आता है, जिसको ग्रामीण न्यायालय कहा जाता है। तो देखिए, ऊपर से नीचे क्या है, ये एक हायरकी बनाता है, तो इसलिए क्या है, एकीकृत है। और सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। ध्यान रखिएगा। तो हमारे यहाँ पे जो न्याय व्यवस्था वो कैसे है, एकल और एकीकृत न्याय प्रणाली है। और ये कहाँ से लिया गया? अमेरिका से लिया गया। ध्यान रखिएगा। तो सबसे ऊपर क्या है? सुप्रीम कोर्ट है। और सबसे नीचे क्या है? विलेज न्यायालय तक, यानी ग्रामीण न्यायालय तक क्या है, ग्राम न्यायालय तक इसमें ये वितरित की गई है, इसके जो ब्रांचेस रूप में। हमारे यहाँ की न्यायपालिका की स्वतंत्र, अभी आपको पता है कि हमारी जो न्यायपालिका है वो क्या है, विधायिका और जो कार्यपालिका है उनसे क्या है, अलग है, स्वतंत्र है। न्यायिक सक्रियता, देखिए हमारे न्यायपालिका में क्या है, न्यायिक सक्रियता की बात की गई है। न्यायिक सक्रियता को मतलब समझ लीजिएगा, इसको कहते हैं जुडिशियली एक्टिविज्म में कहा जाता है। जुडिशियली एक्टिविज्म कहा जाता है, इसका मतलब समझ लीजिएगा। देखिएगा, बहुत समय क्या होता है कि हमारे जो एग्जीक्यूटिव होते हैं और जो लेजिस्लेटिव होते हैं, वो सही से कार्य नहीं करते हैं।
सही से कार्य नहीं करते, तब क्या होता है, जो जुडिशरी होता है वो आगे बढ़ के उस कार्य को करने के लिए क्या होता है, समाज के सामने आते हैं। जैसे कोई भी एग्जांपल आप लोग ध्यान ध्यान दीजिएगा, कोई भी एग्जांपल से आपको समझाते हैं। अब देखिएगा बहुत से लोग क्या होता, सरकारी जमीन पे अतिक्रमण करके बैठे हुए हैं। अब सरकार उनको हटा क्यों नहीं पा रहे? एक तो वो लोग दबंग लोग हैं, और उन्हीं से क्या है, उनको वोट मिलते हैं। तो सरकार तो उनको हटाने का, चाहे किसी भी पार्टी का सरकार वो हटाते नहीं है, किनको सबको वोट बैंक चाहिए होता है। आप किसी एक विशेष पार्टी को मत समझिएगा, किसी भी पार्टी की बात कह रहा हूं, हटा नहीं सकते हैं। लेकिन क्या है, वो इनलीगल रूप से रह रहे हैं। तब क्या होगा, जब ऐसे स्थिति में जब हमारे कार्यपालिका और विधायिका ऐसे काम नहीं कर पा रहे, तब क्या होता है, न्यायपालिका आगे आते हैं। और न्यायपालिका क्या करते हैं, अपने जितने भी उनके ऑर्डर्स होते हैं, उन ऑर्डर्स के माध्यम से बोलते हैं कि जो ये इनलीगल स्ट्रक्चर जो भी बने हुए हैं उनको हटाया जाए, उनको हटाया जाए। इसका एग्जाम्पल आप और भी समझ लीजिएगा। जैसे मान लेते हैं हमारे यहाँ पे राम मंदिर बनना था। अब राम मंदिर, कोई भी सरकार और कोई भी जो संसद है इसको पारित नहीं कर पाए। आप लोगों ने देखा होगा कि राम मंदिर का जो निर्णय हुआ वो न्यायपालिका के माध्यम से हुआ। क्योंकि सरकार अगर इन निर्णय करते तो इनका एक बहुत बड़ा, कोई भी पार्टी हो, वोट बैंक का इशू है, नहीं कर सकते थे, या लॉ एंड ऑर्डर का इशू दिखाते थे। तो इनको क्या न्यायपालिका के माध्यम से ये कराया गया था। अब ये मत समझिए कि सरकार क्यों नहीं कर पाई, सरकार के भी कुछ दिक्कतें हैं, और सरकार इस ऐसे मैटर में हाथ नहीं रखना चाहता, क्योंकि उनका वोट बैंक का मैटर हो जाता है, बहुत बड़ा मैटर हो जाता है। तो ऐसे जो चीज है उसके लिए क्या है, न्यायपालिका सक्रिय रूप से कार्य करते हैं। और बहुत से देखिए हमारे यहाँ पे प्रदूषण है, एयर जितने भी प्रदूषण है, आप लोग जानते हैं सब प्रदूषण में क्या होता है, जो बड़े बड़े लोग हैं उनके ही फैक्ट्रीज वगैरह है, और अनैतिक रूप से क्या होता है, उसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, सीवेज हो गया, एयर ट्रीटमेंट नहीं होता है, और नदियों में और वगैरह वगैरह में इसमें सीवेज चले जाते हैं। उत्तराखंड में भी बहुत सारे हैं। उसके बाद जो भूखनन हो रहा है उत्तराखंड में, तो भूखनन क्या होगा, सरकार के लोग ही कर रहे हैं। अब जानते हो, जब किसी भी पार्टी की सरकार हो, वो सब सरकार के लोग ही क्या होता है उनमें इन्वॉल्व होते हैं, चाहे पैसा लेके कर रहा हो, जैसे भी कर रहा हो वो कर रहे हैं। लेकिन वो खत्म नहीं कर सकते। जब आम आदमी क्या होता है, पीआईएल या दूसरे माध्यम से न्यायालय में जाते हैं, फिर क्या होता है, न्यायालय जब ऑर्डर ऑर्डर पास करते हैं, तब क्या देखिएगा, वहां पे ऑफिसर पहुंचते हैं। सरकार क्यों नहीं कर पाते? सरकार क्या होता है, उन्हीं के लोग होते हैं अधिकतर, उन्हीं के हैं पहले, या तो उनके लोग होते हैं। बस चुनाव जीतने लड़ने से पहले जब उनको पैसा चाहिए होता है, तो यही जो माफिया होते हैं जो उनको पैसा देते हैं, और फिर उनको माफिया को ऐसे कार्य देना पड़ता है जिससे उनको लाभ होता है। इसलिए क्या था, सरकार ऐसे कार्य नहीं कर पाते। हम लोग देखे होंगे उत्तराखंड के जंगलों के अंदर बहुत से रिजॉर्ट बने हुए हैं। ये नियम के अनुसार क्या है, सही है, नहीं है? भाई, वहां पे एनिमल्स रहते हैं, आप बताइए रिजॉर्ट में वगैरह कितने ज्यादा शोर वगैरह होते हैं, फिर भी क्या होता है, ऐसा हो रहा है। जब क्या होता है, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो जाता है, तब उसको बंद करते हैं। आप लोग देखे होंगे। अब जब ऐसे बहुत सारे इनलीगल रूप से चल रहा है, तो सरकार क्यों नहीं बंद करते? क्योंकि सरकार के लोग ही वहां पे काम कर रहे हैं। मतलब सरकार के लोग मतलब उनके पार्टी के ही लोग या उनके जान पहचान के लोग ही काम कर रहे हैं, इसलिए ऐसा नहीं होता। तो न्यायिक सक्रियता का मतलब होता है, न्यायालय जब एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव जो कोई काम नहीं कर पाते हैं, और जो देश हित के लिए, समाज हित के लिए वो काम करना जरूरी होता है, तो जब ऐसे ऑर्डर न्यायपालिका से जब आते हैं तो उसको न्यायिक सक्रियता कहा जाता है, और बहुत जरूरी भी है। क्योंकि हमारे लोकतंत्र में ऐसे काम अगर न्यायपालिका नहीं करेंगे, फिर लोगों का क्या होता है, समाज या जो अच्छे लोग हैं उनका विश्वास खत्म हो जाएगा। वो भी अनैतिक रूप से क्या होगा, काम करना शुरू कर देगा। न्यायिक समीक्षा, देखिए न्यायिक समीक्षा क्यों जरूरी है? देखिए जो न्यायपालिका होता है ना, ऐसे जरूरी नहीं है कि न्यायपालिका में जो लोग बैठे हैं वो सर्वे सर्वा है, ऐसे कुछ नहीं है। क्योंकि वो भी इंसान है, उनसे भी गलतियां हो सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिए, जो भी जज जब न्याय देता है या जो डिसीजन दिया है उस पर सवाल खड़ा नहीं कर सकते हैं। जो उस पर जो जज पर सवाल नहीं खड़ा कर सकते, लेकिन उसके जजमेंट पर सवाल खड़ा किया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा, पहले ये नहीं था, लेकिन अब ऐसा होता है कि व्यक्ति पर मतलब आक्षेप नहीं लगाया जा सकता, लेकिन क्या तो उसके जजमेंट पर किया जा सकता है। या न्यायपालिका के जो जजेज होते हैं, कभी कभी क्या होता है, आज से 10 20 साल 50 साल पहले कोई निर्णय दे रखा हो, और वो क्या है, आज समाज में वो मान्य नहीं रह गए हो। तो न्यायपालिका ऐसे जो भी केसेस होता है, ऐसे जो भी मैटर होते हैं, उन पर फिर से
विचार कर सकते हैं। जैसे समझ लीजिएगा, 1968 में एक अधिनियम आया था, एक न्यायपालिका के सामने, जिसको निजता का अधिकार कहते हैं। निजता का अधिकार यानी राइट टू प्राइवेसी। लेकिन इस समय क्या होता है, हमारे सुप्रीम कोर्ट ने इसको क्या है, निजता का अधिकार को मानने से मना कर दिया। लेकिन यही क्या है, 2017 में हमारे सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, इस पर फिर से रिव्यू किया, समीक्षा किया, और इसको क्या, निजता के अधिकार को क्या मान लिया, मौलिक अधिकार मान लिया, यानी फंडामेंटल राइट मान लिया, मौलिक अधिकार मान लिया। तो समय के साथ ये होता है, हर चीज बदलता है। जो विचार आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं, ये विचार, ये जो विचार है, ये क्या होता है, आने वाले 10 साल 5 साल बाद क्या है, बदल जाते हैं। इसलिए क्या होता है, देखिएगा, एक विद्वान ने कहा था कि किसी भी देश का संविधान 10 साल से ज्यादा नहीं चल सकता है। 10 साल में उनमें अमेंडमेंट करना ही पड़ेगा। नहीं करेंगे तो वो क्या होता है, जड़ बन जाएगा। स्टिल देखिए, हमारा संविधान क्या है, 10 साल नहीं चल पाया, 1 साल भी नहीं चल पाया। आपको पता है कि 50 में लागू हुआ, 51 में उनमें पहला अमेंडमेंट करना पड़ा। हमारा संविधान 1 साल भी नहीं चल पाया बिना अमेंडमेंट के, मतलब बिना संशोधन के। इसलिए कोई भी नियम क्या होता है, स्थायी नहीं होते हैं, उसमें बदलाव बहुत जरूरी है। तो ध्यान दीजिएगा। तो जो न्यायिक समीक्षा का मतलब होता है, जो जुडिशरी अपना जो निर्णय दे चुका है पहले, उस पर भी विचार कर सकते हैं। इसको क्या कहते हैं, न्यायिक समीक्षा कहा जाता है, यानी जुडिशरी रिव्यू कहा जाता है। ये बहुत जरूरी है। मान लेते हैं इससे पहले दहेज पर जो निर्णय दिया हो, आने वाले दिनों में और उसका क्या होता है, दूसरा रूप हो सकता है, या और भी बहुत सारे मैटर हो सकता है। आगे देखिए, संविधान के व्याख्या, आपको पता है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट या न्यायपालिका है, ये क्या होता है, संविधान का व्याख्या करते हैं कि संविधान सही है कि नहीं है। और जो निचले अदालत होते हैं, उनको भी क्या है, जहां पर संविधान की व्याख्या की आवश्यकता होती है, ऐसी चीजों को करने से रोकते हैं। मौलिक मौलिक अधिकारों का संरक्षण, आपको बताया था मौलिक अधिकारों के बारे में। आपको बताया था आर्टिकल 32 के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जा सकता है। आर्टिकल 32 के माध्यम से कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जाया जा सकता है। और आर्टिकल 226 के माध्यम से कहाँ जा सकता है, हाई कोर्ट में जाके हम केस लड़ सकते हैं। कोई भी व्यक्ति जा सकता है, भारत के कोई भी व्यक्ति अगर उनके मौलिक अधिकार का यानी फंडामेंटल राइट का अगर वायलेशन हो रहा है, तो आर्टिकल 32 के अंतर्गत कहाँ जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। और आर्टिकल 226 के तहत वो कहाँ जा सकते हैं, हाई कोर्ट जा सकते हैं। भाई, डायरेक्ट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में केस दायर नहीं होता, लेकिन मौलिक अधिकार के मामले में ऐसा होता है। जैसे भी कोई भी केस होता है ना, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, नहीं होता है। लेकिन उसको मौलिक अधिकार के रूप में अगर उसको मेंशन कर लेंगे, तो हम सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं और हाई कोर्ट में डायरेक्ट जा सकते हैं। इसको ध्यान रखिएगा। तो मौलिक अधिकारों का संरक्षण कौन करता है, हमारे न्यायपालिका द्वारा करते हैं। कौन करता है, न्यायपालिका के द्वारा मौलिक अधिकार का संरक्षण यहाँ पे होता है। जनहित याचिका एक नया शब्द है। आप लोग बताइए कि जनहित याचिका है क्या। देखिएगा, हमारे भारत में दो वर्ग है, एक संपन्न और, चाहे वो शक्ति के मामले में संपन्न हो, और या पैसे के मामले में बहुत संपन्न हो, या पढ़े लिखे के मामले में भी संपन्न होते हैं। और एक वर्ग क्या होता है, जो एजुकेशन के मामले में, आर्थिक मामले में, और जो प्राधिकार के जो मामले होते हैं, उनमें भी कमजोर होते हैं। मान लेते, देखिए, ये जो जनहित याचिका है, ये कहाँ से लिया गया, ये अमेरिका से लिया गया। कहाँ से लिया गया, यूएसए से लिया गया। और कब लिया गया था, ये अमेरिका में लिया गया। और हमारे देश में एक मुख्य न्यायाधीश थे, पीएन भगवती, इनके समय में भारत में इसको इंट्रोड्यूस किया गया। ध्यान दीजिएगा, किसके समय में, पीएन भगवती के समय में लिया गया था, जो हमारे सीजेआई थे, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, उनके समय पे ये इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्या है, एक अतिरिक्त न्याय उपकरण होता है। इसमें क्या होता है, पहले समझ लीजिएगा। मान लेते दो व्यक्ति है, विवाद, देखिएगा, समाज है तो विवाद हर व्यक्तियों में होता है। लेकिन क्या होता है, जहां पर एक समाज ताकतवर हो और एक समाज जहां पे कमजोर हो, वहां पे विवाद क्या होता है, एक पक्षीय विवाद हो जाता है। कि दबंग लोग क्या होता है, जबरदस्ती दूसरे पर कब्जा करने लग जाता है, दूसरे को प्रताड़ित करने लग जाता है। ये आप लोग बहुत समाज में देखे होंगे। तो मान लेते हैं ये क्या है, बहुत कमजोर व्यक्ति है। कमजोर का मतलब शरीर से कमजोर नहीं, कमजोर का मतलब यहाँ पे आर्थिक हो गया, जानकारी का अभाव है, बहुत सारे हो सकते हैं।
और ये क्या है, जो मजबूत व्यक्ति है, मजबूत मतलब इनका आर्थिक राजनीतिक बैकग्राउंड क्या है, अच्छा है। तो अगर मान ले किसी कारण से क्या होता है, इनके अंदर विवाद हो जाता है, तो देखिए विवाद जब होगा तो ए बी तो बहुत संपन्न है, इनके पास वकील है, 10 वकील 20 वकील लगा देंगे, सरकारी पुलिस इनके कब्जे में होते हैं, बहुत सारे आप लोग देखेंगे जो शहर के जो दबंग और नेता लोग होते हैं, पुलिस उनके कब्जे में होते हैं, चाहे कैसे भी हो। लेकिन इनके पास कुछ नहीं है, और ये इनको प्रताड़ित कर रहा है, और इनको जबरदस्ती इनसे क्या था, कुछ भी इनके जो संपत्ति वगैरह है, उनको छीन रहा है, उनको परेशान कर रहा है। और ये इतना कमजोर है कि इस मैटर को क्या है, न्यायालय तक लेने में वो सक्षम भी नहीं है। तब क्या होता, कोई व्यक्ति है सी, जो इस ए व्यक्ति के रिलेटिव भी हो सकते हैं और नॉन रिलेटिव भी हो सकते हैं, या समाज के कोई भी व्यक्ति हो सकते हैं। समझ लिएगा, ये सी क्या है, कोई जरूरी नहीं है कि इनके घर के आदमी हो, या कोई जरूरी नहीं है बाहर के आदमी भी हो सकते हैं, या कोई एनजीओ का हो सकता है, या सिविल सोसाइटी के व्यक्ति भी होना चाहिए। सिविल सोसाइटी आप जानते हैं कि जहाँ पे आप लोग रहते हैं, हम लोग रहते हैं, वहाँ के लोगों द्वारा जो एक व्यवस्था बनाई जाती है उसको सिविल सोसाइटी कहा जाता है। और सिविल सोसाइटी मजबूत होना बहुत जरूरी है। अगर सिविल सोसाइटी अगर मजबूत होगा तो वहां पे ज्यादा वर्क होते हैं, सरकार की को जो कर्मचारी होता है वो ज्यादा गलत हरकतें नहीं कर पाते। और सिविल सर्वे जो सोसाइटी अगर कमजोर होते हैं, आप लोग देखे होंगे शहरों में क्या होता है, हर जो भी उनके ब्लॉक वगैरह होते हैं उसमें RAW होता है, RWA होता है, रेजिडेंस वेलफेयर एसोसिएशन करते हैं। लेकिन ऐसे क्या होता है, गांव या छोटी जगह में भी होना चाहिए, जिससे क्या होता है उनमें एकता होती है, कि कोई भी अगर मैटर होते हैं तो उनको क्या होता है, पहले अपने में क्या होता है विचार किया जाता है, फिर क्या होता है उसमें जो भी चीज होता है। अभी और भी बताऊंगा सिविल सोसाइटी के बारे में। तो देखिए ये जो व्यक्ति है ये कोई भी हो सकता है, सिविल सोसाइटी के व्यक्ति होता है, एनजीओ के व्यक्ति होता है, इनके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं, नॉन रिलेटिव भी हो सकते हैं। और तब क्या होता है, इस ये जो व्यक्ति सी है, तो इनके समस्या को उनको समझ में आ गया, वो देख रहा है कि जो बी व्यक्ति है इन पर बहुत ज्यादा क्या है, परेशान कर रहा है। तब ये जो व्यक्ति है सी, ये हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किसके आधार पर, PIL के माध्यम पे। PIL को क्या कहते हैं, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है, जिसको हिंदी में जनहित याचिका कहा जाता है। हिंदी में क्या कहा जाता है, जनहित याचिका कहते हैं, और इंग्लिश में कहता है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन कहा जाता है। इसके माध्यम से क्या होता है, ये सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में उस केस को ले जा सकता है। और जब ले जाएंगे तो फिर क्या होगा, फिर न्यायालय उनको सुनेंगे, और जो दबंग व्यक्ति होगा उनके खिलाफ क्या होगा, जो भी कार्रवाई होगा होगा। देखिए अगर ये व्यवस्था का नहीं होता तो आप समझ सकते हैं कि जो कमजोर व्यक्ति है वो न्यायालय तक कभी जा भी नहीं पाते। बहुत सारे आप लोग देखे होंगे पिक्चर वगैरह में, वो ऐसे नहीं होते हैं कि जो गवाही वगैरह है उसको मार डालते हैं, ये करते वो करते हैं। पहले के जमाने में देखोगे, आजकल क्या होता है, आजकल जो हमारे न्यायालय में है उसमें 30% जो केसेस सुने जाते हैं सुप्रीम कोर्ट और जो हाई कोर्ट में, वो केवल PIL का होता है। इतना शक्तिशाली बनते जा रहे हैं PIL। PIL को कमजोर मत समझिएगा, ये बहुत बड़ा हथियार बनता जा रहा है। कि जैसे जैसे सिविल सोसाइटी और लोगों में जितना ज्यादा जागरूकता होगा, PIL उतना ही लोग फाइल करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि जो दबंग जो परेशान लोग कर रहे हैं उसको ठीक करने के लिए, या जो ऐसे विवाद होता है जिनमें जो दबंग पार्टी क्या होता है कमजोर पार्टी को इस तरह से करते हैं, तो ऐसे केसेस में क्या है, PIL ही सर्वोत्तम साधन माना जाता है। तो PIL समझ में आ गया, ये अमेरिका से लिया गया। PN भगवती जब CGI थे तब इसको लागू किया गया था। और इसमें क्या होता है, जो व्यक्ति कमजोर व्यक्ति होता है या असहाय व्यक्ति होता है, उनके जो मुकदमे होते हैं कोई भी सुप्रीम या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं। और उसमें क्या होता है, जो भी निर्णय दिया जाता है वो क्या होता है, वो कमजोर व्यक्ति के फेवर में दी जाती है। फेवर मतलब न्याय संगत दी जाएगी, फेवर में हो चाहे ना फेवर में हो, वो अलग बात है। अब देखिए हमारे यहाँ पे जो न्यायपालिका है उनकी कुछ संरचना होती है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट होता है, उसके बाद क्या आता है हाई कोर्ट होते हैं, फिर होता है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और उसके नीचे क्या होता है, अधीनस्थ न्यायालय होते हैं। ठीक है, तो इसको एक एक करके हम लोग देखेंगे। सबसे पहले आता है हमारा सुप्रीम कोर्ट। देखिए किसी भी देश में जो सुप्रीम कोर्ट होता है या उच्चतम न्यायालय होता है वो एक होता है। और हमारे देश में भी सुप्रीम कोर्ट कहाँ पे है, दिल्ली में है, एक है, दिल्ली में है, और क्या है, एक है। तो पहले हम लोग देख लेते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के बारे में। देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो अवधारणा है, जो वर्तमान जो सुप्रीम कोर्ट है, ये 1935 के जो भारत सरकार अधिनियम लाया गया था, इसके आधार पर इसको दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। देखिए आजादी से पहले
हमारे यहाँ का जो सुप्रीम कोर्ट था वो सर्वे सर्वे सर्वा नहीं था। आजादी से पहले हमारे यहाँ के जो सुप्रीम कोर्ट थे उनका जो डिसीजन होता है वो ब्रिटिश में एक प्रिवी काउंसिल था, उसमें इस केस को लिया जाता था। यानी हमारे देश के जो उस समय के सुप्रीम कोर्ट थे आजादी से पहले, वो सर्वे सर्वा नहीं था। आज देखिए हमारे सुप्रीम कोर्ट क्या है, हमारे देश का सर्वोच्च न्यायालय है, मतलब उसके ऊपर कहीं पर भी अपील नहीं होगा। मतलब अगर कोई भी केस लड़ा जाएगा तो सुप्रीम कोर्ट के जो निर्णय होंगे वो अंतिम निर्णय होंगे, उसके ऊपर कोई निर्णय नहीं हो सकता है। लेकिन पहले क्या, आजादी से पहले क्या था, ये व्यवस्था नहीं था, बल्कि आजादी से पहले उनको पहले कहाँ ले जाना पड़ता था, उनको पहले फिर भी काउंसिल में ले जाना पड़ता था, जो ब्रिटेन में लंदन में हुआ करता था। दूसरी बात है कि हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है ये 28 जनवरी 1950 में इसकी पहली बैठक शुरू हुई। और अनुच्छेद आर्टिकल 124 से लेके 147 के बीच में क्या है, ये हमारे सर्वोच्च न्यायालय का गठन के बारे में या उसके कार्य शक्ति के बारे में बात की गई है। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है, मतलब इसकी स्थिति कहाँ पे है, नई दिल्ली में है। ठीक है, जो शीर्ष न्यायालय कहलाते हैं। वर्तमान में इसमें 33 न्यायाधीश और एक मुख्य न्यायाधीश है, यानी टोटल मिलाकर 34 है। अगर आपसे पूछा जाए कि मुख्य न्यायाधीश कितने हैं, एक है। और जो अन्य न्यायाधीश कितने हैं, 33 है। टोटल न्यायाधीश कितने हैं, 34 है। देखिए जब हमारा पहली पहली संविधान लागू हुआ था तो टोटल उस समय 8 थे हमारे सुप्रीम कोर्ट में जज, 7 और एक क्या था, सीजीआई, 7 अन्य न्यायाधीश और एक क्या था, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे। लेकिन वर्तमान में क्या है, 33+1 है। ध्यान दी करते हैं, और इसको बढ़ाने की आवश्यकता है, क्योंकि हमारे आप लोग जानते हैं वर्तमान में हमारे जो जुडिशरी सिस्टम है इनमें लगभग 3 करोड़ केसेस पेंडिंग है। तो जजों की संख्या और बढ़ाई जानी चाहिए, इसको भी ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सबको क्या है, टाइम से न्याय मिलना बहुत जरूरी है। अब देखिए ये जो न्यायालय है इसमें जो न्यायाधीश को कैसे चुना जाता है या उनकी योग्यता क्या होता है। न्यायाधीशों की योग्यता, देखिए न्यायाधीशों की योग्यता के लिए पहले तो उनका चाहिए कि भारत का क्या हो, नागरिक हो, यानी सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। पहली बात क्या है, सिटीजन ऑफ इंडिया होनी चाहिए। दूसरी पॉइंट क्या है, किसी उच्च न्यायालय में कम से कम 5 साल क्या है, न्यायाधीश के रूप में रहे हो। किसके रूप में रहे हो, न्यायाधीश के रूप में रहे हो। या 10 वर्ष तक क्या है, वकालत की हो, लॉयर की हो। ठीक है। और राष्ट्रपति के विचार में या राय में एक के प्रतिष्ठित न्यायविद हो, यानी कानून के जानकार हो, यानी लॉ के प्रखर विद्वान हो। ऐसे व्यक्ति को क्या है, न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, न्यायाधीशों की नियुक्ति की कोई न्यूनतम आयु नहीं होती है। अब बोले कि न्यूनतम आयु क्यों नहीं होता है, क्योंकि लॉ करते हुए 10 साल प्रैक्टिस करेंगे तो ऐसे ही 30-35 साल तो उम्र हो जाएगा। तो इसके लिए कोई न्यूनतम आयु नहीं होती है। न्यायाधीशों की जो नियुक्ति की क्या है, कोई न्यूनतम आयु नहीं होगी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। उनका उच्चतम आयु होगा, यानी सेवानिवृत्ति की आयु होती है। अब ये नियुक्ति कैसे होती है, देखिए नियुक्ति के लिए क्या होता है, हमारे देश में कोलिजियम सिस्टम है। न्यायाधीशों की नियुक्ति कैसे होता है, अभी तक की जो व्यवस्था है उसकी बात बोल रहा हूँ। एक कॉलेजियम बनता है, कॉलेजियम मतलब कुछ लोगों का समूह होता है। ये इसमें क्या होता है, कुछ लोगों का समूह होता है, और उसमें ये जो समूह होता है, मतलब ये एक संगठन होता है, इनके में प्रधानमंत्री होता है, न्याय मंत्री होता है, विपक्ष के नेता होता है, उसके बाद मुख्य न्यायाधीश होते हैं, ये सब लोग इसमें होते हैं। ये लोग क्या होता है, डिसाइड करते हैं कि किस व्यक्ति को सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया जाए। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश है वो हाई कोर्ट से ही मेनली चुने जाते हैं, मेनली हाई कोर्ट से चुने जाते हैं। देखिए ऐसे व्यक्ति को भी क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनाया जा सकता है जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश ना भी हो, ऐसे कानून के बारे में जानकार हो, ऐसे व्यक्ति को भी बनाया जा सकता है। देखिए एक बात देखिएगा, जो बड़े वकील होते हैं वो न्यायाधीश नहीं बनना चाहता है। अब बोले क्यों नहीं बनना चाहता है, देखिए जो हमारे न्यायाधीशों का, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों का जो सैलरी है वो है 2.5 लाख रुपए। आप जानते हैं जो बड़े बड़े वकील होते हैं वो तो महीने में 5-10 करोड़ कमा लेते हैं। महीने में इतना उनका फीस होता है, तो वो जज बन के क्या करेंगे, इतना ज्यादा पैसा होता है। जो बड़े बड़े वकील जैसे राम जेठमलानी का नाम सुने होंगे, इससे और भी इस समय भी बहुत बड़े जो वकील है, तो वो करोड़ों में कमाते हैं। इसलिए जो बहुत सारे वकील क्या होता है, न्यायाधीश बनना ही नहीं चाहता है। तो पहली बात क्या है, नियुक्ति के लिए क्या होना चाहिए, तो कॉलेजियम बनते हैं, और कॉलेजियम जब निर्णय देते हैं तो उसके आधार पर राष्ट्रपति क्या होता है, उस व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करते हैं।
ध्यान दीजिएगा। पहले कॉलेजियम में एक विचार होता है, विचार होकर किसी व्यक्ति को या जितने लोगों को सिलेक्ट करना है तो उनको सिलेक्ट करते हैं। बाद में राष्ट्रपति उनको नियुक्त करते हैं। शपथ कौन दिलाते हैं? शपथ राष्ट्रपति दिलाते हैं, या राष्ट्रपति अगर नहीं होंगे तो उनके स्थान पर किसी व्यक्ति को नियुक्त करके उनको शपथ दिलाया जा सकता है। आपको बोला कि जो भी संवैधानिक पद है उनमें जो भी व्यक्ति आसीन होंगे यानी बैठेंगे, उनको शपथ लेना पड़ता है। कार्यकाल क्या होता है देखिए, न्यायाधीश का क्या न्यूनतम कोई कार्यकाल नहीं, आयु सीमा नहीं होता है, लेकिन 65 साल के बाद क्या है, इनका रिटायरमेंट हो जाएगा। अभी देखिए नया नियम आया है, उसमें 70 साल की बात की गई है, अभी लागू नहीं हुआ है। अभी तक क्या है, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश का सेवानिवृत्त आयु कितना है, 65 साल है। अभी इसको बढ़ा के 70 साल करने की बात चल रहा है, लेकिन अभी ये नियम लागू नहीं हुआ है, इसको ध्यान रखिएगा। तो अभी तक वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्त आयु कितनी है, 65 साल है। 65 साल के बाद क्या होता है, ये श- पद से हट जाते हैं। वेतन भत्ते इनको मिलता है। देखिए जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं, जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं उनको 2,80,000 रुपए मिलते हैं सैलरी, और सैलरी जो सीजीआई होते हैं इनको कितना मिलते हैं, 2,80,000 रुपए मिलते हैं। और जो नॉर्मल जो सुप्रीम कोर्ट के जजेज होते हैं, जो जजेज होते हैं उनको मिलते हैं 2.5 लाख, इनको पर मंथ सैलरी मिलते हैं। और आवाज वगैरह मिलते हैं वो अलग बात है, इसको ध्यान रखिएगा। एक बात ध्यान रखिएगा, अगर जो सुप्रीम कोर्ट के कोई जज है या न्यायाधीश है, सेवानिवृत्ति के बाद कहीं पर भी वकालत नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर पाएंगे, ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो भी न्यायाधीश है, सेवानिवृत्त के बाद कहीं पर भी क्या नहीं कर सकते हैं, वकालत नहीं कर सकते। लेकिन क्या होता है, अलग अलग आयोग में वो सदस्य बन सकते हैं या अध्यक्ष बन सकते हैं, ये हो सकते हैं, लेकिन दूसरे कोर्ट में क्या नहीं कर सकते, वकालत नहीं कर सकते, इसको ध्यान रखिएगा। सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं वो वकालत नहीं कर सकते। दूसरी बात क्या होता है, जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेज होते हैं, वो क्या होता है, पहले ये नियम था कि ये कार्यपालिका में या विधायिका में चुनेंगे नहीं, लेकिन आजकल ऐसे हो रहा है। अब लोग देखिए बहुत से जो जजेस है उनको क्या है, इस तरह के चुना जा रहा है। तो अलग मैटर है, पहले नियम था लेकिन आजकल वो नियम को, लेकिन लिखा कहीं नहीं है लेकिन नियम है। अब देखिए इनका जो क्षेत्र अधिकार क्या था, कार्य क्या होता है, इसको पहले देख लेते हैं। देखिए हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है, आर्टिकल 131 यानी आर्टिकल 131 के अंतर्गत क्या है, इनका मूल अधिकार है। मूल अधिकार मतलब इसको फंडामेंटल जो राइट्स है वो क्या है। देखिए पहला है कि जब भी दो या दो से अधिक राज्य के बीच में कोई विवाद होगा, तो इस विवाद का सुनवाई कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट। एक साइड राज्य हो और एक साइड क्या हो, कोई केंद्र सरकार हो, तो उनके बीच में जो विवाद होगा उसको निपटारा कौन करेंगे, सुप्रीम कोर्ट करेंगे। एक साइड कुछ राज्य हो और दूसरी साइड केंद्र और कुछ राज्य हो, ऐसे विवादों को भी क्या, सुप्रीम कोर्ट ही उनका क्या होगा, सुनवाई करेंगे। तो इसको कहते हैं अपीली या मूल अधिकार कहते हैं। क्या कहते हैं, मूल अधिकार कहा जाता है कि वो मूल क्षेत्र अधिकार कहा जाता है कि वो उसमें सुनना ही, सुनवाई करना ही करना पड़ेगा। ठीक है। तो कैसे कैसे, एक में एक कुछ राज्य हो, दूसरे में पक्ष में कुछ दूसरे राज्य हो, तो ऐसे मैटर को सुप्रीम कोर्ट में ही सुना जाता है। हाई कोर्ट में ऐसे मैटरों में सुनवाई नहीं होगा। जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में कोई भूमि या कोई संशोधन को लेकर कोई विवाद हो रहा है, तो ऐसे मैटर कौन सुनेंगे, सुप्रीम कोर्ट सुनेंगे। तो देखिएगा, मूल क्षेत्र अधिकार का मतलब होता है यहाँ पे दो तीन तरह के केस होते हैं। या तो जैसे क्या होता है, मान ले कि एक साइड में केंद्र सरकार है और एक साइड में क्या है, कुछ राज्य है, इनके बीच में कोई विवाद हो जाता है, पहली बात तो तब वो कहाँ सुना जाएगा, सुप्रीम कोर्ट पे सुना जाएगा। दूसरा कंडीशन हो सकता है, दो राज्य के बीच में कोई विवाद हो, दो राज्य के, जैसे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के बीच, राज्यों के बीच में कोई विवाद हो, तो उसका सुनवाई कहाँ होगा, सुप्रीम कोर्ट होगा। तीसरा होगा, एक साइड केंद्र प्लस कुछ राज्य हो सकते हैं, जैसे उत्तराखंड और केंद्र सरकार, और दूसरे तरफ में कुछ और राज्य हो सकते हैं, कुछ राज्य। तो ये जितने भी मैटर होते हैं, तो इनका क्षेत्र अधिकार कहाँ होता है,
ये सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत होता है और ये आर्टिकल 131 के माध्यम से होता है। तो इसको समझ में आ गया होगा कि इनका मूल क्षेत्र अधिकार क्या होता है, इनको ये समझ लीजिएगा। दूसरा होता है अपीलीय अधिकार। अपील कैसे किया है? देखिए, आप लोग जानते हैं कि कभी कोर्ट में जाते हैं तो उसमें अपील की जाती है। अपीलीय क्षेत्र अधिकार का मतलब क्या होता है? देखिए, जितने भी हाई कोर्ट होते हैं, हाई कोर्ट से अगर केस आगे बढ़ता है, अगर हाई कोर्ट में जानते हैं कि कोई ना कोई पक्ष जीतेगा, कोई ना कोई पक्ष हारेगा, तो हाई कोर्ट में जो पक्ष हार जाता है उनको लगता है कि जो हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो सही नहीं है। तो हाई कोर्ट के निर्णय के आगे जो निर्णय होता है वो कहाँ पे होता है? अपील होता है, वो कहाँ होता है? सुप्रीम कोर्ट में होता है। इसको ध्यान देगा, हाई कोर्ट के ऊपर जो भी अपील होता है तो वो अपील कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। दूसरी बात आपको बताता कि हमारे यहाँ पे कुछ कोर्ट मार्शल होते हैं, यानी सैन्य न्यायालय होते हैं, आर्मी के न्यायालय होते हैं, सैन्य न्यायालय, जिसको कोर्ट मार्शल कहा जाता है। तो इसके जो निर्णय होता है, इसका जो अपील होता है वो भी कहाँ पे होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा। जितने भी क्या होता है, सैन्य न्यायालय होते हैं, सैन्य न्यायालय से किसी को अगर सजा दी गई है तो उनके ऊपर जो अपील होगा वो कहाँ होगा? सुप्रीम कोर्ट में होगा, कोई हाई कोर्ट में नहीं होगा। तीसरा होता है हमारे यहाँ पे बहुत सारे क्या होता है, न्यायाधिकरण होता है, जिसको आप कह सकते हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं होती है। अर्ध न्यायिक संस्था या क्वासी जुडिशरी सिस्टम जिसे कहते हैं, या निकाय जिसे कह सकते हैं, जिसको अर्ध न्यायिक संस्था, क्वासी जुडिशियल ऑर्गेनाइजेशन होता है कुछ। आप बोले कौन कौन सा होता है? आप लोगों ने एनजीटी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने ट्राई का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सीएटी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सेबी का नाम सुना होगा। ये जो संस्था होते हैं ना, इनको क्या होता है? अर्ध न्यायिक संस्था कहते हैं, या ह्यूमन राइट ऑर्गेनाइजेशन हो गया, या महिला आयोग हो गया, ये सबको कहते हैं अर्ध न्यायिक संस्था कहा जाता है। इनमें पूरी तरह से न्यायिक शक्ति इनके पास नहीं होता, लेकिन ये कुछ मैटर में क्या होता है, न्याय दे सकते हैं। जैसे एनजीटी हो गया, जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं उनमें अपील कहाँ होता है? एनजीटी में होता है। आप लोग देखे होंगे जितने भी इन्वायरमेंटल इश्यूज होता है, चाहे वो गलत तरीके से नदी में खनन हो, जंगलों को काटना हो, या पॉल्यूटेड करना हो एरिया को, उसमें जो भी विवाद होता है वो कहाँ जाता है? एनजीटी के पास जाता है। ट्राई का नाम सुने होंगे, जो ये आपका टेलीकॉम रेगुलेटिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया होता है। तो इसमें अगर देखिए, आप पहले आप लोगों ने देखा होगा कहीं भी कॉल किया तो बहुत ड्रॉप हो रहा था। तो इस तरह से अगर जो कंपनी है वो पैसा लेके अगर सही से काम नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ आप अपील कहाँ कर सकते हैं? एनजीटी में कर सकते हैं। एनजीटी में कर सकते हैं, जिससे क्या होता है कि आपने जितना पैसे का रिसर्च वगैरह जो किया है उसका सही से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। सीएटी कैट होता है, ये होता है जो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन ट्रिब्यूनल कहा जाता है। इसी पर से के स्टेट भी होता है, स्टेट एडमिनिस्ट्रेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल भी होता है। देखिए, जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जितने कर्मचारी होते हैं उनमें अगर कोई विवाद हो जाता है, उनका कभी ट्रांसफर में दिक्कत होता है, बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं, तो उन इशू को या कभी सस्पेंड वगैरह कर दिया जाता है। तो वो जो इश्यूज होते हैं तो उनकी सुनाई सुनवाई कहाँ होता है? सीएटी में होता है। सेबी क्या होता है? जितने भी शेयर मार्केट सिस्टम, जितने भी इश्यूज होता है, ये सब कहाँ होता है? सेबी में इसकी सुनवाई होती है। तो ऐसे और भी बहुत सारे ऐसे अर्ध न्यायिक संस्थान होते हैं जिनके अपील कहाँ किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। इसको ध्यान देंगे, जिसका अपील कहाँ किया जा सकता है? सुप्रीम कोर्ट में किया जा सकता है। तो अर्ध न्यायिक संस्था समझ में आ गया होगा, बहुत सारे होते हैं भारत में जो अर्ध न्यायिक रूप में होते हैं, मतलब पूरी तरह से वो जुडिशियल नहीं होते। तो इनका अपील कहाँ कर सकते हैं? ये आप सुप्रीम कोर्ट में जाके कर सकते हैं। अगला है सलाहकार, यानी एडवाइजरी। आप लोग को बता कि जो हमारे राष्ट्रपति जी होते हैं वो आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या है, सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकते हैं? सलाह ले सकते हैं, एडवाइस ले सकते हैं। कोई भी संवैधानिक मुद्दे पर एडवाइस ले सकते हैं। लेकिन राष्ट्रपति इस एडवाइस को माने या ना माने, ये राष्ट्रपति के विवेक पर निर्भर करता है। कोई बाध्यकारी नहीं होता, ध्यान देगा, ये कोई क्या है, बाध्यकारी नहीं है। ये जो सलाह है
ये बाध्यकारी नहीं है, इसको भी ध्यान रखिएगा। बाध्यकारी नहीं है, यानी कोई जरूरी नहीं है कि राष्ट्रपति इन सलाह को माने। ठीक है, इन सलाह को माने, ये कोई क्या है, बाध्यकारी नहीं है। तो आर्टिकल 143 के अंतर्गत क्या है, सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति जब भी अपने संवैधानिक मुद्दे पर विचार मांगे तो उनको देना चाहिए। अगला है आपका अनुच्छेद 137 के अंतर्गत समीक्षात्मक क्षेत्र। जैसे अभी आपको पता कि जो हमारे सुप्रीम कोर्ट या न्यायाधीश या जो हाई कोर्ट होता है, वो अपने निर्णयों पर समीक्षा करते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। तो ये अपने निर्णय पर क्या कर सकते हैं, रिव्यू कर सकते हैं। जनहित याचिका दायर कर सकते हैं, ये भी आपको पता था। रिट जारी कर सकता है, जो आपको पता था आर्टिकल 32 के बाद। इसके बाद एक पॉइंट और लिखिएगा, जो हमारे सुप्रीम कोर्ट होता है इसको अभिलेख न्यायालय भी कहा जाता है, यानी रिकॉर्ड जुडिशल कहा जाता है। अभिलेखी का मतलब क्या होता है, अभिलेख न्यायालय का मतलब क्या होता है, इसको समझिएगा। अगर कोई सुप्रीम कोर्ट ने कोई निर्णय दे दिया, तो उस निर्णय के आधार पर जो निचले अदालत में जो केसेस चल रहा होगा, तो उसको क्या होता है, उसका बेस बनाकर उस डिसीजन को मान्य माना जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की अवहेलना नहीं की जा सकती है। अगर मान ले कि सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि 21 साल से कम उम्र के बच्चे की शादी करना अवैध है, अब क्या होगा, कोई भी ऐसे केस अगर हाई कोर्ट में या अधीनस्थ न्यायालय में जाएगा, तो सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट को क्या होगा, उनको फॉलो करना पड़ेगा। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो जो भी वकील वगैरह होंगे, तो उस निर्णय को क्या था, उस कोर्ट में रिकॉर्ड के रूप में प्रेजेंट कर सकते हैं, और वहां के जो जजेस है उनको उसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। इसको ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने भी वकील वगैरह आप लोग जानते हैं, वो लोग क्या होता है, ऐसे केसेस को स्टडी करते रहते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे जो निर्णय होते हैं, क्योंकि उस निर्णय के आधार पर क्या होता है, वो लोग डिबेट करते हैं न्यायालय में जाके। ध्यान दीजिएगा, जो भी आप लोग के वकील जानकारी होगा उनसे पूछ लीजिएगा, वो लोग बताएंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के कोई भी डिसीजन होते हैं, तो उनका स्टडी करते हैं कि उसका पॉइंट क्या था, और उसी पर क्या होता है, ये लोग अपने पॉइंट को क्या होता है, न्यायालय में रखते हैं। तो अभिलेख न्यायालय क्या है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट को अभिलेख, उनके साक्ष्य के रूप में उनके डिसीजन को हम रख सकते हैं, और उनको जो अधीनस्थ न्यायालय होता है उनको मानना पड़ेगा। अगला, क्या उनकी शक्तियां क्या क्या होती है, देखिए। अभी आपको पता है कि जो संवैधानिक मुद्दे होते हैं, मामले की सुनवाई करते हैं, जो भी अभी आपको बता था, परसों भी बताया था कि जो आर्टिकल 32 में जो प्रतिषेध और प्रोविजन जो बताया था, और सेटोरियल जो बताया था, उसमें जो मैटर होता है, जो संविधान सम्मत डिफाइन नहीं होता है, तो ऐसे निर्णय क्या होता है, सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट उसको डिसीजन देते हैं। मौलिक अधिकारों का संरक्षण होते हैं, ये आपको बताया था। राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, ये बताया था। संविधान के निरीक्षण करते, जो अभी बताया कि गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, एक होता है निरीक्षक निरीक्षक और एक होता है अधीक्षक। इसमें अंतर समझिएगा। निरीक्षण का मतलब होता है दूसरे डिपार्टमेंट के काम को निरीक्षण करना, और अधीक्षक का मतलब होता है अपने डिपार्टमेंट के काम को निरीक्षण करना, मतलब जांच करना। इन दोनों को ध्यान दीजिएगा। अगर मान लिया कोई कॉलेज है, कॉलेज के अंदर एक कोई चीज हो रहा है, उसमें अगर कोई जांच करता है, तो उसको अधीक्षक कहते हैं, अधीक्षण करना कहते हैं। और निरीक्षण का मतलब होता है दूसरे डिपार्टमेंट यानी दूसरे चीजों को क्या होता है, उसका जांच वगैरह करना। जैसे आप लोग देखोगे, जो एग्जाम जब आते हैं ना, तो उसमें निरीक्षक आते हैं कि बाहर से जांच करने के लिए कि कोई गलत काम नहीं हो रहा है, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अवमानना के लिए, अब अवमानना देखिए, जो अभिलेखी न्यायालय है, अगर उस सुप्रीम कोर्ट के किसी डिसीजन को, किसी निर्णय को अगर हाई कोर्ट या अधीनस्थ न्यायालय मानने से इनकार कर देंगे, तो उस जज पर क्या है, अभिमानना की जा सकती है। या कोई अधिकारी ऐसे करने से मना कर दे, मान लेते हैं कोई डीएम को ऑर्डर दिया कि आप उस काम को कीजिए, और डीएम उस काम को नहीं करता है। देखिए, डीएम न्यायालय के सामने बहुत ही छोटा पद होता है, तो समझ लीजिएगा, तो उनको काम करना जरूरी हो जाएगा। नहीं करेंगे तो डीएम को सस्पेंड कर देगा, उसका जो भी निर्णय किया जाएगा नहीं कर जाएगा। जो बार एसोसिएशन होते हैं, उनके कानून नियम बनाने का काम क्या होता है, इसका होता है। न्यायिक समीक्षा, न्यायिक सक्रियता आपको बता दिया। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के जो निर्वाचन होता है, उसका निर्णय करना आपको बता कि अगर कोई विवाद हो जाता है, तो उसका निर्णय कौन करते हैं, सुप्रीम कोर्ट करते हैं।
और अन्य न्यायालय और उसको अधीनस्थ जो न्यायालय होते हैं उनको मामले को हस्तांतरित करना। जैसे आपको बताया था कि जो प्रोविजन होता है उसमें जो मैटर होता है उनको अपने पास बुला लेते हैं, ऐसे मैटर को वो हमारे सुप्रीम कोर्ट कर सकते हैं। आगे देखिए, सुप्रीम कोर्ट से आगे हम बढ़ते तो हाई कोर्ट आता है, जिसको देखिए जो हाई कोर्ट होता है ये क्या होता है, प्रत्येक राज्य में हो या कोई जरूरी नहीं है, लेकिन हो भी सकता है। या एक है या एक से अधिक राज्य के एक हाईकोर्ट हो सकता है, या एक या अधिक राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों का एक हाईकोर्ट हो सकता है। वर्तमान में हमारे देश में 25 हाईकोर्ट है। सबसे पुराना हाईकोर्ट कलकत्ता हाईकोर्ट है। सबसे बड़ा हाईकोर्ट क्या है? इलाहाबाद हाईकोर्ट। तो हाईकोर्ट के बारे में बात कर रहे थे कि हाईकोर्ट क्या है, 25 हाईकोर्ट है वर्तमान में। और हाईकोर्ट क्या होता है, किसी दो या दो से अधिक के राज्य का एक हाईकोर्ट हो सकता है, या दो या दो से राज्य या केंद्र शासित प्रदेश का भी हो सकता है, और एकल भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा, हाईकोर्ट का जो उल्लेख किया गया है आर्टिकल 224 से लेकर 231 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। इसका वर्णन किया गया है। अब थोड़ा सा हाईकोर्ट के बारे में थोड़ा सा बेसिक जानकारी हम लोग ले लेते हैं। सबसे पुराना हाईकोर्ट कौन सा है? कलकत्ता हाईकोर्ट है। और सबसे बड़ा हाईकोर्ट कौन सा है? इलाहाबाद हाईकोर्ट या प्रयागराज हाईकोर्ट, या उत्तर प्रदेश का जो हाईकोर्ट है वो ये सबसे बड़ा है। उत्तराखंड का भी हाईकोर्ट है जो नैनीताल में स्थित है। उत्तराखंड का हाईकोर्ट कहाँ पे है? नैनीताल में स्थित है। अब देखिए, जैसे आपको पता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होते हैं कैसे चुने जाते हैं। देखिए, हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश है ना उनके लिए भी वही कोलिजियम व्यवस्था, इसलिए मैंने अलग से नहीं लिखा है। जो कोलिजियम व्यवस्था होता है, और इनके भी जो न्यायाधीश होते हैं वो क्या होता है, जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं उनके द्वारा इनको चुने जाते हैं। उनको अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। ध्यान दीजिएगा। लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा, उनका जो शपथ होते हैं, जो हाईकोर्ट के जो शपथ होते हैं जितने भी न्यायाधीशों का, वो शपथ संबंधित राज्य के राज्यपाल के समक्ष कर लेते हैं। जैसे मान लो उत्तराखंड के हाईकोर्ट, जो नैनीताल हाईकोर्ट है, उनके जो न्यायाधीश होंगे उनका अगर शपथ होगा तो कौन शपथ किनके समक्ष लेंगे? राज्यपाल के। लेकिन नियुक्ति कौन करेंगे? उच्च न्यायालय के भी और उच्चतम न्यायालय दोनों के न्यायाधीशों की जो नियुक्ति होगा वो राष्ट्रपति द्वारा कॉलेजियम के जो डिसीजन होंगे उन्हीं के आधार पर करेंगे। इसको ध्यान देगा। दूसरी बात है कि जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो उनके योग्यता क्या होना चाहिए? पहली बात तो उनकी भारत का नागरिक होना चाहिए। योग्यता में क्या होगा? भारत की नागरिक, भारत का नागरिक, पहली बात। दूसरी बात क्या होता है, उससे कोई न्यूनतम आयु नहीं है। दूसरी बात क्या होना, ये किसी भी न्यायालय में कम से कम 10 वर्ष तक, यानी 10 वर्ष तक क्या होना चाहिए? वर्ष तक क्या होना? वकालत करना चाहिए। वकालत, तभी कम से कम 10 वर्ष तक बोल रहा हूँ, अधिक जो भी हो सकता है। ठीक है, तो 10 वर्ष तक होता है। और इसका जो सेवानिवृत्ति आयु कितनी होती है? सेवानिवृत्ति का आयु यानी रिटायरमेंट एज, ये होता है, अभी की बात कर रहा हूँ, ये 62 साल होता है। अभी इसको बढ़ा के 65 साल करने वाले हैं, अभी लागू नहीं हुआ। तो वर्तमान में क्या है, सेवानिवृत्ति की जो आयु है वो 62 साल है। यानी 62 साल के बाद जो हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे वो रिटायरमेंट हो जाएंगे। और हाईकोर्ट के न्यायाधीश पदोन्नति करके सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश बनते हैं, यह होता है। एक बात और ध्यान रखिए कि हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनका जो स्थानांतरण होगा या उनको हटाना होगा तो राष्ट्रपति द्वारा ही हटाया जा सकता है। ध्यान दीजिएगा। और एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो न्यायाधीश होता है, जैसे हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उनके किसी न्यायाधीश को कार्यकाल से पहले अगर हटाना है तो उसके लिए क्या है, संसद से एक विशेष बहुमत से एक प्रस्ताव पारित करना पड़ेगा, उसके माध्यम से हटाया जा सकता है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि न्यायाधीशों को, यानी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के न्यायाधीशों को कैसे हटाया जा सकता है, कार्यकाल से पहले की बात बोल रहा हूँ, कार्यकाल से पहले हटाने का काम क्या है, केवल संसद कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? संसद कर सकते हैं। तो संसद के माध्यम से क्या होता है, उनके कार्यकाल से पहले उनको पद से हटाया जाता है, जिसको रिमूवल कहते हैं, रिमूवल ऑफ जजेस कहा जाता है। भारत में क्या है,
जजेस को रिमूवल के रूप में से, यानी पद मुक्ति कहते हैं या पदच्युति कहते हैं, उसके माध्यम से उनको हटाया जाता है, हमारे संसद के माध्यम से हटाया। और इसके लिए क्या होता है, अगर किसी न्यायाधीश पर अगर संविधान के खिलाफ कोई काम करने का अगर सबूत मिलता है तो उनको 14 दिन का टाइम दिया जाता है कि अपना पक्ष रखने के लिए। अगर वो संतोषजनक पक्ष नहीं रख पाते हैं तो उन पर क्या है, रिमूवल का चार्जेस लगाया जाता है। और दोनों सदन से जब पारित हो जाता है और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर जब हो जाता है तो ऐसे न्यायाधीशों को पद से हटा दिया जाता है। ध्यान दीजिएगा। दूसरी बात, अगर मान लेते हैं कि उच्चतम न्यायालय के कोई, उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट के, उच्च न्यायालय के कोई भी अगर जज रिटायरमेंट हो जाता है तो वह जज जिस जिस उच्च न्यायालय में न्यायाधीश रहे हैं उन न्यायालयों में वकालत नहीं कर सकते। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई मान लेते हैं ऐसा व्यक्ति, ए व्यक्ति है जो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश दोनों राज्य में क्या रह चुके हो, हाई कोर्ट में जजेस रह सकते हैं, तो रिटायरमेंट के बाद इन दो राज्य के हाई कोर्ट में क्या कर सकते हैं, वकालत नहीं कर पाएंगे। इसके अतिरिक्त भारत के किसी भी राज्य के हाई कोर्ट में वकालत कर सकते हैं, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते, अपने से नीचे नहीं कर सकते। प्रोटोकॉल का मैटर आ जाता है। ध्यान दीजिएगा, प्रोटोकॉल का मैटर आ जाता है। इसलिए क्या होता है, अपने जिस हाई कोर्ट में जज रहे हैं उसमें वकालत नहीं कर सकते और अधीनस्थ न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। और एक बात और ध्यान दीजिएगा, अगर कोई व्यक्ति जो जज बनते हैं वो अपने राज्य के हाई कोर्ट के न्यायाधीश नहीं बन सकते। मान लें उत्तराखंड का कोई मूल निवासी है या उत्तराखंड का कोई निवासी है तो उत्तराखंड के हाई कोर्ट के जज नहीं बन सकते, क्योंकि पार्सनैलिटी आ जाता है, जज के हाथों में बहुत बड़ा पावर हो जाता है। अगर अपने व्यक्ति ऐसे भी तो इनलीगल काम होता ही रहता है, और अपने व्यक्ति अगर जज बन के आ जाए हाई कोर्ट में तो और भी तहलका मचा देगा, बहुत से लोग तो समझ सकते हैं। इसलिए अपने राज्य में क्या है, जज नहीं बन सकते। अब इनके क्षेत्र अधिकार क्या होते हैं, इसको ध्यान रखते हैं। देखिए ये क्या है, यहाँ पे थोड़ा सा कर लीजिएगा, 2 to 6 कर लीजिएगा, 5 लिखा है, इसको तो इसका नहीं सॉरी, ठीक है, मैं इसका मौलिक अधिकार समझा था। देखिए मूल क्षेत्र अधिकार क्या होता है इसमें, देखिए मूल क्षेत्र का अधिकार में क्या होता है, मान लेते हैं कि जो राज्य के अंदर कोई विवाद होता है तो उसका एक मूल क्षेत्र अधिकार होता है। राज्य के अंदर अलग अलग जो डिपार्टमेंटल है उसमें कोई विवाद होता है तो उसको केस कहाँ सुना जाता है, ये हाई कोर्ट में होता है। अपीलीय अदालत क्या, देखिए जो हमारा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो अपील होता है वो कहाँ पे की जाती है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद जो अपील होता है वो हाई कोर्ट में की जाती है। इसको देखिए, इसमें बहुत सारे क्या होता है, जो कमिटी वगैरह बनता है उसमें क्या है, ये पर्यवेक्षण के रूप में होता है। आप लोग देखे होंगे अभी कुंभ मेला में भगदड़ मच गया प्रयागराज में, तो उसका जो न्यायिक जांच होगा वो क्या था, इलाहाबाद हाई कोर्ट के मतलब पर्यवेक्षण में होता है। तो बहुत सारे ऐसे जांच जो होता है, उसका जो जांच होता है तो वो हाई कोर्ट के क्या होता है, निर्देशन में किया जाता है। तो ये सब जांचें क्या होता है, हाई कोर्ट के निर्देशन में किया जाता है। ऐसे जो मैटर वगैरह होता है, या आप लोगों ने देखा होगा जब उत्तराखंड में भी क्या होगा, हल्द्वानी में जो अतिक्रमण किया गया था तो उसका भी जांच क्या हाई कोर्ट के निर्देशन में होता है, उनके जो जजेस होते हैं उनके निर्देशन में किया जाता है। फिर 226 के अंतर्गत क्या होता है, ये रीट या मौलिक अधिकार को क्या है, सुन सकते हैं। रीट या मौलिक अधिकार को सुन सकते हैं, ये आपको पहले बता दिया था। मौलिक अधिकार को क्या है, ये सुनवाई कर सकते हैं। ये भी अभिलिखीय न्यायालय होते हैं, आपको पता था। हाई कोर्ट भी क्या होता है, एक प्रकार के अभिलिखीय न्यायालय होता है। ये देखिए लिखा है, अभिलिखीय न्यायालय है जो दंड कर सकता है उसके अवमानना पर या मौलिक अधिकार के उल्लंघन पर रीट जारी कर सकता है। और भी बहुत सारे प्रश्न इसमें कहते हैं। अब आते हैं अधीनस्थ न्यायालय। देखिए अधीनस्थ न्यायालय में मेन जो न्यायालय होता है उसको कहते हैं जिला न्यायालय कहते हैं। अधीनस्थ न्यायालय में मुख्य कौन होता है, जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कहते हैं। और जिला न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है उसको जिला न्यायाधीश कहा जाता है, जिला अधिकारी नहीं। जिला न्यायाधीश अलग होता है, जिला अधिकारी और जिला न्यायालय अलग अलग होता है। जो जिसको डिस्ट्रिक्ट जज कहते हैं, इंग्लिश में क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। आप लोगों ने अगर सुने होंगे हल्द्वानी में क्या सेशन कोर्ट है, और
नैनीताल में अगर आप लोग गए होंगे तो वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। अगर आपने रुद्रपुर में देखे हो तो रुद्रपुर में क्या डिस्ट्रिक्ट जज बैठते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट जो जज होता है वो अधीनस्थ न्यायालय का सर्वोच्च अधिकारी होता है। अब देखिए, जो अधीनस्थ न्यायालय यानी जिला न्यायालय में या जो जजेस होता है ना, जो न्यायाधीश होते हैं, ये दो तरह के इनका चयन होता है। एक तो राज्यपाल द्वारा इनको मनोनीत कर सकते हैं, जो 10 साल या अधिक वकालत करते हैं अच्छे, उनको कर सकते हैं। और एक परीक्षा भी होता है। आप लोगों ने देखा होगा, बहुत से लोग पीसीएस जे की परीक्षा देते हैं। उत्तराखंड में होता है, हर राज्य में होता है। तो पीसीएस जे के रूप में जो लोग सेलेक्टेड होते हैं वो क्या होता है, जूनियर न्यायाधीश बनते हैं, फिर धीरे धीरे प्रमोशन होकर डिस्ट्रिक्ट जज बनते हैं। तो परीक्षा के माध्यम से भी यहाँ पे चुनाव मतलब सेलेक्टेड होते हैं। और कुछ राज्यपाल जो अपने राज्य में अच्छे जो वकील होते हैं उनके माध्यम से भी क्या होता है, इनको सिलेक्ट करते हैं। तो दो विधि से क्या होता है, यहाँ पे सिलेक्ट होते हैं। इसमें जो अधिकतम जो उम्र होता है वो क्या होना चाहिए, 60 वर्ष। रिटायरमेंट का अधिकतर उम्र कितना होता है, आदेश न्याय में सेवानिवृत्ति का उम्र कितना होता है, 60 वर्ष होता है। याद रखिएगा, कितने होते हैं, 60 वर्ष। 60 ईयर, अभी तक 60 है, इसको बढ़ाने की बात चल रहा है 62 करने की, लेकिन अभी 60 वर्ष है। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो न्यायाधीश होते हैं वो दो प्रकार से चुने जाते हैं, एक राज्यपाल द्वारा और परीक्षा होते हैं, पीसीएस जे की परीक्षा होता है, उसके माध्यम से यहाँ पे चुने जाते हैं। उनके अलग अलग होते हैं। जो वकील होते हैं माने वकालत करते हैं, मतलब लॉ का डिग्री है, वही इनमें होते हैं। अब देखिए, अधीनस्थ न्यायालय में अलग अलग वर्गीकरण होता है, उसको हम देख लेते हैं। देखिए, एक है जिला न्यायाधीश, जो अभी आपको पता है कि जिला का सबसे बड़ा न्यायाधीश कौन होता है, जिसको डिस्ट्रिक्ट जज कहा जाता है। उसके बाद वरिष्ठ सिविल देखिए, यहाँ पे दो तरह के केस होता है। यहाँ पे देखिए केस क्या आता है, दो तरह के होते हैं। जो भी केस होता है, मामला होता है, एक होता है आपका दीवानी, जिसको सिविल कहते हैं। और एक होता है फौजदारी, जिनको क्रिमिनल कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, इसको दीवानी इसको क्या कहते हैं, सिविल कहते हैं। और इसको क्या था, क्रिमिनल कहा जाता है। तो ये अलग अलग जो स्टेट होता है, जनसंख्या के आधार पर वहां पे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट अलग अलग भी हो सकते हैं, एक जगह भी हो सकते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो हल्द्वानी है, जो पॉलिसिट के सामने जो न्यायाधीश है, वो क्या है, उसको उसका नाम लिखा है सत्र न्यायालय। ठीक है, जहाँ पे सत्र न्यायालय का मतलब होता है क्रिमिनल यानी फौजदारी न्यायालय। क्या होता है, फौजदारी न्यायालय। और जहाँ पे सिविल न्यायालय लिखा रहेगा वहां पे दीवानी। दीवानी आपको जानते हैं, जिसमें इसमें क्या होता है, भूमि संबंधी जो विवाद होता है, परिवार संबंधी जो विवाद होता है, जैसे शादी ब्याह जो तलाक वगैरह होता है, दहेज वगैरह होता है। और इसमें क्या होता है, हत्या हो गया, लूटपाट हो गया, ये सब ऐसा मैटर होता है, मारपीट हो गया, इनको ध्यान रखिएगा। फिर होता है कि जो मुंसिफ कोर्ट होता है, और भी निचले होते हैं, जैसे तहसील वगैरह में क्या होता है, मुंसिफ कोर्ट होता है, या जो एसडीएम कोर्ट वगैरह होता है उनको मुंसिफ कोर्ट कहा जाता है। उनको ध्यान रहेगा। तो उनको क्या कहा जाता है, मुंसिफ कोर्ट कहा जाता है। और भी जो छोटे होते हैं, इसके आधा अलावा एक न्यायालय का नाम आप लोगों ने सुना होगा, लोक अदालत। एक बात आप लोग याद रखिएगा, भारत में दो ऐसा न्याय न्यायिक व्यवस्था है, मतलब न्यायिक संस्थान है, जो एपेक्स होता है यानी सर्वोच्च होता है, उसके ऊपर अपील नहीं किया जा सकता है। देखिए, भारत में एक होता है आपका सुप्रीम कोर्ट होता है, और एक होता है लोक अदालत। इनके निर्णय पर कहीं पर भी अपील नहीं किया जा सकता। इनका निर्णय निर्णय क्या होता है, निर्णय अंतिम होता है। निर्णय क्या होता है, अंतिम निर्णय होता है। इस निर्णय के ऊपर कोई अपील नहीं हो सकता है। कौन कौन, सुप्रीम कोर्ट और लोक अदालत। अब बोले लोक अदालत क्यों बनाया गया है। अभी आपको पता है कि हमारे देश में लगभग 3 करोड़ केसेस क्या है, पेंडिंग है। कोई कोई तो ऐसे भी केसेस पेंडिंग हैं जिनका जितना सजा होना चाहिए, जो अपराध किए हैं उसका 3-4 गुना ज्यादा सजा कट चुके हैं, लेकिन क्या होता है, निर्णय नहीं हो रहा है। वो जेल में ऐसे पड़े हुए हैं जिनकी सुनवाई नहीं होती है। तो ऐसे भी बहुत सारे हैं, आप लोग देखेंगे गांव में या कोई भी केसेस हो रहा है,
सिविल केस चल रहा है 10 साल, 50 साल, 50 साल चल रहा है, 40 साल चल रहा है, ऐसे भी केसेस चल रहा है। तो दिक्कत क्या है, हमारे जुडिशरी में क्या लोगों को और बढ़ाया जाए, लेकिन दिक्कत जानते क्या है, हमारे यहाँ के जो पॉलिटिकल सिस्टम ये नहीं चाहते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल सिस्टम अगर ये चाह देंगे तो क्या होगा, उनके केसेस सबसे ज्यादा है, या हमारे जो ऑफिसर है उनके केसेस सबसे ज्यादा है। देखिए भारत में अधिकतर जो केस है वो सरकार के जो कर्मचारी होते हैं और जो पॉलिटिकल क्लास होते हैं उन पर ही है। तो इसलिए क्या होता है, वो लोग सोचते हैं डिले हो जाए तो बढ़िया है। देखिए लोक अदालत में क्या होता है, सबसे पहले इसमें देखिए ये सबसे सस्ता न्यायालय होते हैं और सबसे इजी होते हैं, और इनके निर्णय को क्या है, लास्ट डिसीजन माना जाता है। इसमें कोई भी केस जाने से पहले क्या होता है, दोनों जो पक्ष होते हैं, दो जो पक्ष होते हैं, दोनों पक्ष को दोनों जो पक्ष होते हैं, पक्ष को सहमत होना पड़ेगा कि जो भी लोक अदालत द्वारा जो भी निर्णय दिया जाएगा हम मानने के लिए बाध्य है। मानने के लिए क्या है, बाध्य है। ये पहले क्या है, शपथ पत्र के रूप में उनको लोक अदालत में जमा करना पड़ेगा। जो भी जुर्माना जो भी लगाएगा, जो भी करना है वो करेगा। देखिए कैसे है, समझ लीजिएगा, इसका एक एग्जांपल आप लोग थोड़ा समझ लीजिएगा। मान ले ए व्यक्ति है, रोड से जा रहे थे, और बी व्यक्ति क्या है, मोटरसाइकिल से जा रहे हैं। और क्या हुआ कि किसी कारण से, या जानबूझ के हो सकता है या ना जानबूझ के भी हो सकता है, कि इसको टक्कर लग गया और इसका मान लेते क्या हाथ क्या टूट गया, तो कुछ भी अंग में कुछ फ्रैक्चर हो गया। अब बी क्या है, इनको बी अपने परिस्थिति के अनुसार उनको मान ले 10,000 रुपए देने के लिए तैयार है। लेकिन एक को क्या है, वो 10,000 रुपए नीचे, वो मान ले वो डिमांड कितना कर रहे हैं, 1 लाख का डिमांड कर रहे हैं, मान लेते हैं। और इनको भी क्या है, समाज के कुछ लोग और बता दिया कि उनसे और भी पैसा ले लो, ये कर लो वो कर लो, पर डराओ और धमकाओ। तो अब क्या होगा, बी चला जाएगा क्या है, न्यायालय चला गया। अब इन दोनों के बीच में क्या केस चल रहा है। और आप लोग जानते हैं, आपको पता कि हमारा जो संविधान है वो क्या है, वकीलों का स्वर्ग है। वकील क्या है, अलग अलग शब्द का इस्तेमाल करके घुमाते रहेंगे इन दोनों को। अब घुमाते घुमाते क्या हुआ, ये केस चल गया, 20 साल तक केस चला। थोड़ा छोटा सा एक्सीडेंट हुआ, किसी का जान भी नहीं गया, कुछ भी नहीं गया, लेकिन क्या 20 साल तक ये केस चला, और अभी तक कोई निर्णय नहीं हो पाया, डिसीजन नहीं हो पाया। अब ये दोनों थक गए, क्योंकि पहले इनको क्या है, समाज के लोग या आसपास के लोग बहुत उस्काया कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे ऐसे करो। लेकिन इतने 20 साल तक न्यायालय में जाते जाते दोनों का क्या है, 10-20 हजार तो ऐसे ही उड़ गए, और 1-2 लाख रुपए भी उड़ गए, मान के चलते हैं। फिर इन दोनों को जब अकल आया, तो अकल आके यानी उनको जब समझ में आया ये तो हम फालतू में लड़ रहे हैं, तब दोनों क्या सहमत हो जाता है कि जितना भी जुर्माना होगा जो भी होगा हम लेने के लिए, हम देने के लिए सहमत हैं। तो इसमें दोनों पक्ष करेंगे, हम जितना भी मतलब बी बोलेगा हम मुझे जितना भी न्यायालय द्वारा जुर्माना देने के लिए बोला जाएगा हम देने के लिए तैयार है। और ये बोलेगा कि बी जितना भी जुर्माना न्यायालय द्वारा निर्धारित करेंगे हम उस निर्णय को मानने के लिए राजी है। तब लोक अदालत बैठेगा, और उसमें वकीलों की कोई आवश्यकता भी नहीं होता है। अगर वकील हायर करना चाह रहे हो तो कर सकते हैं, और नहीं भी हो सकता है तो केस को कैसे ऐसे भी सुना जा सकता है। अब लोक अदालत में क्या होता है, ए श्रेणी के कोई भी जज आएंगे और उनका निर्णय सुनेंगे, और सुनने के बाद क्या होगा, डिसीजन देंगे। और मान ले डिसीजन में 5, 10, 20 जितने भी हजार का जुर्माना या कुछ भी हो गया होगा, तो वो जो जो निर्णय होगा वो निर्णय क्या होगा, अंतिम निर्णय होगा। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं हमारे समाज में, जो छोटे छोटे केसेस होता है लेकिन बहुत लंबा खींचता है। या मान ले किसी का तलाक हो गया, किसी का शादी में कोई दिक्कत हो गया, या किसी का पारिवारिक जमीन के मेयर को लेकर कोई दिक्कत हो गया, या बहुत सारे ऐसे केसेस हो सकते हैं। तो ऐसे जो केसेस होता है, तो उनमें निर्णय करने के लिए क्या होता है, दोनों पक्षों का सहमति बहुत जरूरी है। और ऐसे निर्णय अंतिम निर्णय होते हैं। लोक अदालत द्वारा जो निर्णय दी जाएगी वो कैसे निर्णय होगा, अंतिम निर्णय होगा, उसके ऊपर कोई भी अपील नहीं हो सकता है। तो उसको आप लोग समझ गए होंगे। अब आता है ग्राम न्यायालय। देखिए हमारे यहाँ पे कुछ राज्यों में ग्राम न्यायालय भी है, जिसको विलेज कोर्ट कहा जाता है। जैसे इसका अच्छा उदाहरण बिहार में बहुत ज्यादा आपको दिखने को मिलेगा। आप लोग जानते हैं कि पहले हमारे यहाँ पे पंच परमेश्वर होते थे। पंच परमेश्वर, आपने प्रेमचंद्र जी की कहानी सुने होंगे, पढ़े होंगे। कहानी किताब पढ़ना बहुत जरूरी है आजकल के मोबाइल के युग में।
तो ध्यान रखिएगा, पंच परमेश्वर की कहानी पढ़े होंगे। तो उसमें क्या था कि गांव के कुछ लोग क्या होते हैं जो निर्णय देते हैं। देखिए जो ग्रामीण न्यायालय होता है ना, ये केवल क्या है, दीवानी मुकदमे में ही क्या हो सकता है, निर्णय दे सकते हैं। ये फौजदारी में नहीं, किसी ने अगर कोई मर्डर कर दिया तो उसका निर्णय नहीं दे सकता है, ध्यान दीजिएगा। और ये अधिकतम क्या है, 500 रुपए तक का ही क्या लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। कितने रुपए तक, जैसे मान लेते कोई गांव में किसी ने मारपीट कर दिया, किसी के घर से मुर्गा चोरी कर लिया, या किसी इस तरह से बहुत सारे मैटर होते हैं गांव में, आप लोग देखे होंगे। तो उस तरह के क्या होते हैं, निर्णय को कहते हैं। या किसी का जमीन का विवाद है हल्का सा, या किसी के पेड़ काट दिया किसी ने, अब ऐसे बहुत सारे मैटर होते हैं, तो उनका निर्णय क्या होता है, ग्राम न्यायालय के माध्यम से किया जाता है। इसका अच्छा उदाहरण क्या है, बिहार राज्यों में देखने को मिलता है, उत्तराखंड में नहीं देखने को मिलता है। तो उसको ध्यान रखिएगा। तो ये हुआ हमारे न्यायिक सिस्टम। न्यायिक सिस्टम में दोष क्या है, हमारे न्यायिक सिस्टम में अगर आपसे पूछा जाए, तो सबसे बड़ा दोष है कि हमारे न्यायिक सिस्टम में क्या है, जो वर्किंग पैटर्न है वो बहुत स्लो है। आप लोग जानते हैं कि 2-2 महीने तक क्या होता है, इनका वेकेशन होता है, समर वेकेशन और विंटर वेकेशन होता है। उसके बाद क्या, जजेसों की संख्या कम है। उसके बाद क्या होता है, लेयर बहुत ज्यादा है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में क्या होता है, जो भी केसेस होगा वो क्या होता है, इंग्लिश में जाना चाहिए, और अधीनस्थ न्यायालय में वो हिंदी में होता है। तो बहुत सारे मैटर है कि जो भी आप अधीनस्थ न्यायालय में जो केस होगा, उसको अगर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अपील करना हो तो पहले उसको इंग्लिश में टाइप करना होता है। आप लोग जानते हैं राम मंदिर का डिसीजन इतना डिले क्यों हुआ, कि डिले होने का मेन कारण क्या था, उसमें हिंदी से इंग्लिश में डिसीजन वो ट्रांसलेट करने में बहुत टाइम लग गया, क्योंकि उसमें 6,000 पेज को उनको क्या करना था, ट्रांसलेट करना था। तो ऐसे होता है। तो देखिए हमारे यहाँ पे क्या है, भाषा का बहुत बड़ा दिक्कत है। लोकल भाषा में भी क्या, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में सुनवाई होना चाहिए। जब सभी अलग अलग भाषा सीख सकते हैं, तो जजों को भी क्या, लोकल भाषा सीखना बहुत जरूरी है। जब आम लोगों से अंग्रेजी सीखने के लिए बोलते हैं, तो जो जजेस होता है उनको भी लोकल भाषा सीखने के लिए उनको भी ट्रेनिंग की प्रोग्राम उनको भी करना चाहिए। जिससे क्या होता है कि हमारे जो गांव के लोग होते हैं, वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के जजेस से रूबरू होकर बात नहीं कर सकते कि जज ने क्या सुना, जज ने क्या बोला, उनको समझ में कुछ नहीं पल्ले आते। फिर भी चल रहा है जुडिशरी सिस्टम। तो ये भी, इसमें भी थोड़ा सा सुधार होना चाहिए। अच्छा ही क्या है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एकीकृत न्याय व्यवस्था है, कार्यपालिका और जो विधायिका है, न्यायपालिका पर कोई हस्तक्षेप नहीं करता है। और इसमें क्या होता है कि पीएल के माध्यम से हर किसी की बातों को सुना जाता है। तो ये हो गया आपके जुडिशली सिस्टम। अगर आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं।